हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने टॉपर से एडुकेटर से बहुत सारे लोगों से सुना होगा, कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई कहता है एनसीईआरटी मत पढ़ो, टाइम वेस्टिंग है। इन सब के जवाब आज मैं आपको दूंगा और जैसा मैंने बताया कि ये मैं सब आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्या कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि वाकई में टॉपर्स ने इन एनसीईआरटी को ओवररेट कर रखा है। क्या सच में हमको इन एनसीईआरटी की जरूरत है? कुछ प्रूफ भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज एनसीईआरटी के बारे में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपके दोस्त, आपके भाई की तरह आपको बताने वाला हूं। आप ये मत समझिए कोई एडुकेटर आपको यहां पर बता रहा है। मैं जस्ट आपको, जैसे मान लो मैं आपके साथ बैठा हुआ एक व्यक्ति हूं, मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूं। अगर आप अपनी तैयारी को शुरू करने वाले हैं तो आपको अपनी तैयारी के शुरुआती दौर में आप एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए कि नहीं, ये भी सवाल का जवाब मैं आपको यहां पर दूंगा। इन सभी सवालों का जवाब क्यों, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये जो एनसीईआरटीज हैं, ये एनसीईआरटी क्या गेम चेंजर साबित हो सकती है इस एग्जामिनेशन के लिए। क्यों सभी टॉपर्स कहते हैं कि इस एग्जामिनेशन की सफलता का जो रास्ता है वो एनसीईआरटी से होकर निकलता है। हमारी मंजिल तक पहुंचने के जो सबसे बड़े वाहक हैं वो ये एनसीईआरटी होते हैं। इनके कुछ मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा। तो दरअसल आपने बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन हम कई बार चीजों को सीरियसली नहीं लेते जब तक कि हमारे 2-3 अटेम्प्ट खराब ना हो जाए। अल्टीमेटली हमें समझ में आता है कि हमारा फाउंडेशन ही काफी ज्यादा वीक है, एक्चुअल में हमें उस पर काम करने की जरूरत है। और अगेन, अगर आप लोगों ने अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू करी है या फिर करना चाहते हैं या फिर अभी कुछ समय हुआ है आपको तैयारी शुरू करी हुई, बहुत लंबे 2-4 साल नहीं हुए, तो ये बेस्ट टाइम होता है शुरुआत करने का, या फिर बेस्ट टाइम हो सकता है। क्योंकि कई बार आप सोचते हैं लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में इसकी शुरुआत कैसे करनी है। तो वो शुरुआत कैसे करनी है, हल्का सा वो सहारा कैसे लगाना है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये इस चीज का जवाब देना चाहता हूं कि क्या सच में एनसीईआरटी आज रिलीवेंट हैं? तो द आंसर इज यस, ए बिग यस। इसका आंसर जो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप कुछ मत देखिए, जब भी हम यूपीएससी की तैयारी की बात करते हैं हम कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो हमारा मार्गदर्शक है और हमें कैसे पढ़ना है वो हमारे पीवाईक्यू में बताएंगे, क्या पढ़ना है वो हमारे सिलेबस बताएगा। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपके सामने पीवाईक्यू लेके आया हूं। और ये क्योंकि पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट है इसलिए नहीं, हर विषय की लगभग यही कंडीशन है। आप पैटर्न देखने की कोशिश कीजिए, आप पैटर्न देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। आप चाहे जितने रेफरेंस बुक के बारे में बात कर लें, आप जितने कोचिंग मटेरियल के बारे में बात कर लें, आप जितना राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर जितना आप घूम लीजिए, इसका तोड़ कहीं नहीं है। यानी कि एनसीईआरटी का तोड़ आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इस चीज को हम यहां पर साबित करने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, यानी कि यहां पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और रिपीटेड मोड पर क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। मैं हमेशा इसको, एक क्लासिकल एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं हमेशा रखता हूं अपने साथ में। तो आप देखेंगे यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है। गवर्नमेंट ड्रिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। 20 में, 21 में, 23 में और लैंग्वेज चेंज कर करके तो अलग अलग टाइम पर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी के अंदर कुछ हमारे जो कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स आज के टाइम पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि वो कीवर्ड से सीधे सीधे जो क्वेश्चन हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये जो एनसीईआरटी में सिर्फ ये नहीं बता रहा कि ये सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए जरूरी है, ये मेंस में भी आपका कैसा बड़ा रोल प्ले करेंगी, उस रोल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, संवैधानिक सरकार, सीधे तरीके से स्पष्ट शब्दों में एनसीईआरटी के अंदर यहां पर ये लिखा हुआ है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन हम यहां पर देख सकते हैं, संवैधानिक सरकार 2014 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। उसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन है यहां पर, तो क्योंकि मेरा पॉलिटी सब्जेक्ट है तो इसलिए मैं पॉलिटी के यहां पर जो कुछ क्वेश्चन हैं वो यहां पर लेके आया हूं। राजनीति के संदर्भ में निम्न में से आप स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा किसे मानेंगे? स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया है, एनसीईआरटी। और इतने खूबसूरत तरीके से, इतने प्यारे तरीके से बताया गया है एनसीईआरटी के अंदर कि स्वतंत्रता क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस क्वेश्चंस के माध्यम से कि एनसीईआरटी को स्किप करने की गलती प्लीज मत करना। मैं हमेशा कहता हूं, और मैं ही नहीं, सभी एडुकेटर्स और सभी जो टॉपर्स हैं वो सभी कहते हैं कि एनसीईआरटी आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन शुरुआत में हमें उनकी बात समझ में नहीं आती, हमें भी नहीं आती थी, और सबके साथ ऐसा होता है कि जब कोई सामने वाला बता रहा था तो चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इसकी शुरुआत कैसे करनी है, एग्जैक्टली आपको इस एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। एनसीईआरटी क्यों गेम चेंजर है? तो सबसे पहली बात, एनसीईआरटी में आसान भाषा में सारी चीजें लिखी होती हैं। एग्जाम्पल्स, इन्फोग्राफिक्स, इमेजेस, कार्टून्स, बहुत कुछ होता है। कहानियों के तौर पर आपको चीजें वहां बताई जा रही होती हैं कि एक गांव में इस तरह से निम्न जाति का व्यक्ति था, वो कैसे करता था, उसके साथ में क्या इशू हुए। ऐसे एग्जाम्पल की सहायता से आपके दिमाग में चीजें बिठाई जाती हैं। तो सिंपल सी बात, कंसेप्ट क्लैरिटी देती है, खास के पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ऐसे जो सब्जेक्ट के लिए, जिन सभी सब्जेक्ट्स में हमें डेप्थ की जरूरत होती है।
भाषा आसान होती है, यानी कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज काफी इजी होती है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि सीधी सी बात है, एनसीईआरटी हम 6 to 12 की पढ़ने की बात करते हैं, 9 10 की, तो उसके हिसाब से भाषा को रखा जाता है कि छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी समझ में भी आ जाए। यूपीएससी बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता है और एनसीईआरटी उन्हें सरलता से समझाती है, तो ये एक बड़ा गेम है। यहाँ पर आपकी जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन अच्छी बनती है। अगर मान लीजिए आपको यही नहीं पता है कि ये जो लिमिटेड गवर्नमेंट है क्या होती है, आप राइट्स को कैसे समझ पाएंगे, आप फंडामेंटल राइट्स को कैसे समझ पाएंगे, आप जुडिशियल रिव्यू को कैसे समझ पाएंगे, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझेंगे जब आपका जो बेसिक जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वही आपका अगर क्लियर नहीं है। तो लगभग हर टॉपर शुरुआत में एनसीईआरटी से ही करता है, सभी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम मानते नहीं है। हमें थोड़े से पुश की जरूरत रहती है कि कोई हमें बता दे कि एक्चुअल में हमें पढ़ना कैसा है, उस चीज पर भी आऊंगा। प्रीलिम्स में सीधे सीधे सवाल आते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन सारे के सारे यहां पर दिखा दिए हैं। एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सीधे एनसीईआरटी से जो सवाल में पूछे गए हैं, और हिस्ट्री के लिए तो जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए तो आपके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। इसके अलावा मेंस में भी काम आती है। क्यों? क्योंकि मेंस में आपको जरूरत पड़ती है डेप्थ एनालिसिस की, आंसर राइटिंग लिखने के लिए कंसेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। तो वहां पर क्लास 11 12 की जो एनसीईआरटी है, वहां से एनालिटिकल जो अप्रोच है वो आपकी डेवलप होती है। जैसे 12th क्लास की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है, उसको हम मेंस के अप्रोच से बहुत शानदार मानते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा प्रश्न का जवाब पहला हमें यह मिला कि एनसीईआरटी को हमें छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। अब ये जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी का आपको इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। लोग एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू तो करते हैं, अब आपको इसको पढ़ना कैसे, और एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके बहुत सारे जो एफएक्यूज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन का जवाब भी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर या फिर एक चेतावनी देना चाहूंगा कि जब आप एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ें तो इसके एंडिंग में ये जो अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं, और ध्यान रखिएगा, अभ्यास प्रश्न के नाम पर केवल ये नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू यानी कि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपने लगा लिए, नहीं। अभ्यास प्रश्न आपको वहां पर मेंस के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको वहां पर दिए गए हैं, आपको उनको भी किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। तो ये जो अभ्यास प्रश्न है, चाहे प्रीलिम्स की बात करी जाए, चाहे मेंस की यानी कि एमसीक्यूज की बात करी जाए, चाहे सब्जेक्टिव की, जब आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो उसके अभ्यास प्रश्नों को आपको डिटेल से बताना है, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट होते हैं, और आपको एक्चुअल में एनसीईआरटी पढ़नी कैसे, मैं खुद पढ़ के आपको भी यहां पर बता रहा हूं कि आपको उनको बार बार रिवीजन कैसे करना है, स्मार्ट अप्रोच के साथ क्या आपको उसके नोट्स बनाने चाहिए। बहुत सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से एक जो बहुत शानदार और एक जरूरी जो सूचना है उसके बारे में बता देता हूं। अनअकैडमी आप सबके लिए, देखो सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान रखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको जो थोड़ा समय है वो ज्यादा लग सकता है। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी से कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि गाइडेंस के माध्यम से आपको कम समय में बेहतर तैयारी और सटीक रूप से कराई जाए, तो केवल 19,999 रुपए में 12 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आपको मिल सकता है इसके बेसिस पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुभ 50 ये कोड आपको इस्तेमाल करना होगा कोर्स लेते टाइम, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट, इंटरव्यू, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशंस, सब कुछ आपको यहां पर एक जगह मिलता है। मेंस की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जस्ट 5,999 में आप इनको इस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। बैचेस की बात करें तो ये आरंभ बैच, ये सारे के सारे बाइलिंगुअल के लिए हैं, 4 तारीख से ये शुरू हो रहे हैं। हिंदी के बैच के बारे में बात करें तो 4 तारीख से ये भी शुरू हो रहा है प्रारंभ बैच, और यहाँ पर इंग्लिश का अगेन शुभ 50 ये कोड आप लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के आप भागीदार बनेंगे। अब एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो डाउट्स बनते हैं, उन डाउट के बारे में हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है लोगों का कि क्या मैं एनसीईआरटी के नोट्स बनाऊं? अब समझने की कोशिश कीजिए, एक एक से इन सभी प्रश्नों का जवाब देने की मैं यहां पर कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार या फिर दूसरी बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाने की कोई भी कैसी भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझो, पढ़ो और आगे बढ़ो। पहली और सेकंड रीडिंग जब आप लगाएं, आप दूसरी या फिर तीसरी रीडिंग में जब आप मूव करें, तब ऐसी कंडीशन में आप उसको हाईलाइट या फिर अंडरलाइन करना शुरू करें अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, कि आपको कौन सी चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा एक्चुअल में। तो 1-2 रीडिंग तक आपको कोई भी कैसा भी नोट्स नहीं बनाना। आप शुरुआत में नोट्स बनाएंगे तो आप दूसरी एनसीईआरटी छाप देंगे, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ये काम नहीं करना आपको। पहली बात, तो क्या सभी एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है? अगर देखो नोट्स की बात आएगी तो आप सिनॉप्सिस या फिर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, माइंड मैप्स वगैरह बना सकते हैं, वो बना के मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। क्या सभी एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है? डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर आप लोग 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, 26 का आप लोग अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो हो सकता है आपके पास इतना समय ना हो, या फिर आपकी तैयारी हो चुकी हो थोड़ी बहुत। अगर आप मान लो 27 या फिर 28 में अटेम्प्ट दे रहे हैं और आप एकदम जीरो से तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो आपके पास पर्याप्त समय है, 6 to 12 पढ़िए आराम से। बट
6 टू 12 यानी कि 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी काफी छोटी है और जल्दी खत्म भी हो जाती है। तो आप यहां पर 6 से लेके 9 तक की या फिर 8 तक की जो एनसीईआरटी है उनको रैपिडली पढ़ लें। 9 टू 12 की जो एनसीईआरटीज हैं उनको थोड़ा सा फोकस के साथ में आप पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी आवश्यकता के अनुसार जो फिल्टर हैं वो फिल्टर आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका ये आएगा कि किस विषय से शुरुआत करूं, क्योंकि वही है ना, हमें पता सब कुछ होता है लेकिन हम बस शुरू करने की देरी होती है कि शुरू कहां से करें। एक बार शुरू हो जाए फिर सारी चीजें आगे चलती जाती हैं। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस सब्जेक्ट में आपको, क्योंकि शुरुआत करना जरूरी है, प्लानिंग से काम नहीं चलने वाला, शुरुआत करना जरूरी है। तो जिस विषय में आप कंफर्टेबल हों, जिस विषय में आप सहज हों, उससे आप शुरुआत करें। जैसे आप ज्योग्राफी से शुरुआत कर सकते हैं, आप हिस्ट्री से शुरुआत कर सकते हैं, आप पॉलिटी से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक और बहुत जरूरी विषय हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं और आपको इनको पढ़ने में मजा भी आएगा। जैसे मान लो आपने 6 की ज्योग्राफी की जो अगर आपने किताब पढ़ी तो मौसम पढ़ेंगे आप, मिट्टियां पढ़ेंगे आप, चट्टानें पढ़ेंगे आप, तो इन सभी चीजों में वायुमंडल को समझेंगे आप, अपने चारों ओर आसपास क्या हो रहा है उसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। साथ ही साथ आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा सरकार बनी कैसे, कहां से राज्य बना, समानता क्या होती है, कहानियां आपको मिलेंगी तो आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें। तो सहजता के अनुसार कोई भी अपना इनमें से एक विषय का आप शुरुआत करें। रिवीजन कैसे करूं ये इंपॉर्टेंट है और इस चीज को मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए सिंपल सी बात यह है, यहां पर आपके सामने दरअसल एनसीईआरटी का जो एक रियल स्क्रीनशॉट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस चैप्टर से आपको चीजें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपको सारी चीजें डिटेल से पढ़नी है, अच्छी तरह से रुक रुक के आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आपको पूरे करने हैं। लेकिन बात जब आएगी सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग की तो फिर वो थोड़े से रैपिड बढ़ जाएंगे। कैसे? फर्स्ट रीडिंग में आपने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, कोई मार्किंग नहीं करनी। सेकंड रीडिंग में आप लोग मार्किंग करना शुरू कर देंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे सामने एक टॉपिक है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो यहां पर दरअसल पीछे का बैकग्राउंड बनाया गया है, सारी चीजें जिनको आप पहली रीडिंग में पढ़ चुके हैं। दूसरी रीडिंग में मेरी समझ में ये आ जाएगा कि अच्छा पहली रीडिंग में मैंने पढ़ा था, यहां पर तो सारी की सारी चीजें समझने वाली थी, कॉन्सेप्ट वाली। अब मुझे जिसका रिवीजन करना है, एक्चुअल में जिस पॉइंट की मुझे आवश्यकता है, जो मुझे याद होना चाहिए, वो मुझे यहां मिलेगा। जैसे हमें संविधान की जरूरत क्यों है, वाई वी नीडेड कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिंपल सी बात, कुछ पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे पहला, ये साथ रहे कि विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करना, यानी कि जो हमारे नागरिक रह रहे हैं साथ में, उनके बीच में भरोसा, उनके बीच में फेथ होना जरूरी है, तभी वो मिलजुल के एक समाज के तौर पर रह पाएंगे। पहली चीज आपने यहां पर ये लिख ली, ये आपने यहां पर हेडिंग को टिक कर लिया, आपने पहली चीज यहां पर ये लिख ली। दूसरा, सरकार का गठन कैसे होगा और किससे फैसले लेने का अधिकार होगा, यानी कि शक्तियों का मानचित्र, किसकी क्या शक्ति होगी, किसकी क्या भूमिका होगी, उन सभी चीजों का वर्णन आपको यहां पर मिलेगा। दूसरा आपने यहां पर यह मार्क कर लिया। तीसरा, ये सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या है, यानी कि सरकार कहीं निरंकुश ना हो जाए। तो तीसरा आपने ये मार्क कर लिया और चौथा आपने ये मार्क कर लिया। अब पहला काम तो आप यहां पर मार्क कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं आपके पास हैंडी नोट्स हो, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको पूरी एनसीईआरटी के कुछ ऐसे नोट्स बनाने हैं, कुछ 2-4 पेजेस के अंदर नोट्स आ जाएं, तो आप क्या करिए, आप मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, आपने एक पेज लिया और आपने यहां पर हेडिंग डाली एक किसी कोने में कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर संविधान क्यों, है ना। आप हिंदी में जब लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे संविधान क्यों। आपने ऐसा ही गोला बनाया, यानी कि जैसे हम माइंड मैप कहते हैं। मैं आपको एक्चुअल में बना के दिखा रहा हूं सो दैट आपको जो केवल ज्ञानबाजी नहीं, एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा आइडिया हो सके। संविधान क्यों, आप यहां पर थोड़ा सा लिख देंगे जनता के बीच में भरोसा, आपने लिख दिया, काफी। अब जब भी आपने 1-2 बार पढ़ लिया, आप इसको उठाएंगे, आपको तुरंत रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। शक्ति का मानचित्र, फिर आप यहां पर लिख देंगे कि भूमिकाएं तय करना। जितने भी पॉइंट आप थोड़ी सी जगह में पेज के एक कोने में एक सब टॉपिक को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप पढ़ें। तो एक तरीका आपका ये हो सकता है। एक तरीका यही, अगर आपको मान लो नोट्स नहीं बनाने तो आप अगेन अगेन क्या करें, यहां पर मार्किंग कर लें और इस तरह से इसको मार्किंग, जैसे मान लो आप यहां पर ये लिख दें आर, आपने लिख दिया कि मुझे रिवीजन करना है। तो जब आप रिवीजन करेंगे, आपने ये टॉपिक पढ़ा, सीधे आप यहां पर आ गए, आपने ये पढ़ा हमें संविधान की जरूरत क्यों है, हमें इसलिए जरूरत है, हमें इसलिए जरूरत है, हमें इसलिए जरूरत है, इसलिए खत्म, अगला पेज। इस तरह से आप रिवीजन करें। मल्टीपल टाइम पर आपके रिवीजन जब होंगे, एनसीईआरटी इतनी खूबसूरत किताब है कि आपको पढ़ने में काफी मजा, इसमें बहुत आनंद आने वाला है, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो मैंने कोई बहुत बड़ा कोई स्पेशल ऐसा ज्ञान नहीं दिया इसमें कि आपको क्या ऐसा, आप कैसा क्या तो तीर मार देंगे, बट यस,
एक शुरुआत करने के लिए एक सहारा काफ़ी होता है। तो वो सहारा मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त, कि अगर आपको अपने यूपीएससी की इस जर्नी को आगे बढ़ाना है, तो ये सहारा हो सकता है आपकी मदद करने के लिए, ये काफ़ी हेल्पफुल हो। और अगर अभी भी आपको इन एनसीईआरटी पढ़ने में कैसी भी कोई भी दिक्कत आ रही है, दिस इज़ माय मेल, दिस इज़ माय ऑफिशियल मेल sishodia.shubham@unacademy.com। आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं। हमेशा अनअकैडमी आपकी हेल्प के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी आपकी अगर मदद कर पाए, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा ओपिनियन ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।